हल्द्वानी में हालात पहले से सामान्य, अब पटरी पर लौट रही जिंदगी। अब हल्द्वानी में केवल नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। देवभूमि में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज। दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक, सीएम धामी समेत तमाम दिग्गज हुए शामिल। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। हल्द्वानी हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस ने 14 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक 58 उपद्रवियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। देवभूमि को नशा मुक्त बनाने की पहल, राज्यपाल ने किया नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ। राज्यपाल ने कहा 2025 तक देवभूमि को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं, बीजेपी के अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सुदर्शन न्यूज की संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने हल्द्वानी हिंसा और लोकसभा चुनाव पर बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी जी। सर, हल्द्वानी में जो घटना हुई थी उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन यह भी कहना चाहूंगा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार में कोई भी अतिक्रमणकारी हो और कोई धर्म के नाम पर, किसी वर्ग विशेष के नाम पर अतिक्रमण करेगा तो उसकी जगह भेजा जाएगा, क्योंकि 30 तारीख को उनको नोटिस दिया गया था, जिसके खिलाफ वो लोग उच्च न्यायालय गए थे और उच्च न्यायालय ने रिलीफ देने से मना कर दिया और कानून सम्मत वहां पर कार्रवाई हुई थी। ऐसे में पुलिस पर हमला करना, थाने पर आग लगाना, पेट्रोल पंप से हमला करना, पुलिस वालों को बंधक बनाना, उनसे मारपीट करना, ये सोची समझी एक साजिश थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, मुख्य आरोपी की कुर्की कर दी गई है और जो भी गुंडागर्दी करेगा उसको उसकी जगह भेजा जाएगा। सर, लोकसभा चुनाव बेहद ही करीब है और कार्यकारिणी की बैठक भी यहाँ पर है दिल्ली में, तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? कल विकसित भारत का जो संकल्प कल राजनाथ सिंह जी ने प्रस्तुत किया, क्योंकि 10 साल के अंदर मोदी सरकार ने चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सेना का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, नए आयाम स्थापित किए हैं। जहां 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी है, 11 करोड़ से अधिक लोगों को आवास देने का काम किया है। जहां विदेशों से हम हथियार आयात करते थे, आज विदेशों को हम हथियार निर्यात कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हमारी ताकत बढ़ी है और आने वाले समय में जो मोदी जी ने जो नारा दिया है कि हम 370 और गठबंधन के साथ 400 हम उसको पार करने जा रहे हैं और मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उत्तराखंड से कितने सीटें? उत्तराखंड की पांचों सीटें पिछली बार से दुगने अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। तो पिछले बार से ज्यादा सीटें मिलने वाली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे उत्तराखंड मंत्री गणेश जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड। हल्द्वानी हिंसा के बाद अब पहले से देवभूमि उत्तराखंड में हालात सामान्य है। आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा के बाद अब कर्फ्यू में और छूट प्रदान की गई है। जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है, उसमें केवल अतिक्रमण मुक्त स्थल की 100 मीटर की परिधि में कर्फ्यू रहेगा। बाकी वनभूलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कर्फ्यू लगा था, वहां दिन में कर्फ्यू नहीं रहेगा, केवल नाइट कर्फ्यू रहेगा। दरअसल 8 फरवरी को उपद्रव के बाद पूरे नगर में कर्फ्यू लगाया गया था। बाद में जैसे जैसे हालात सामान्य होते गए, कर्फ्यू में छूट प्रदान की गई थी। अब डीएम वंदना ने आदेश जारी किया है, उसमें थाना वनभूलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गौजाजाली, रेलवे बाजार, एफसीआई गोदाम परिसर में सुबह 6 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू नहीं रहेगा। यहां रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शेष थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू से छूट दी गई है। संबंधित क्षेत्र में शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो वहीं अतिक्रमण मुक्त स्थल की 100 मीटर की परिधि में पूर्व की तरह कर्फ्यू रहेगा। यहाँ जन सामान्य को आवश्यक वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए सीमित आवागमन कर सकेंगे। अनावश्यक आवागमन बंद रहेगा। कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकेगा और ना यहां से कोई बाहर जा सकेगा।
लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी की तरफ से जोरों से चल रही है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है और बैठक में बीजेपी के तमाम दिग्गज शामिल हुए हैं। तो वहीं बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत राज्य से 250 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित वरिष्ठ पार्टी के नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। परिषद में तय रणनीति को सभी प्रदेश बूथ लेवल तक की गई चर्चा और साथ ही प्रदेश से लेकर जिले, मंडल, बूथ और पन्ना इकाइयों तक के पदाधिकारियों के साथ भी यहां पर कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर जानकारी साझा की गई। तो वही बैठक में केंद्र और राज्य की सरकारें शानदार काम पर चर्चा हुई है। इस बीच सीएम धामी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम सभी भारतवासियों और सनातन संस्कृति के गौरव हैं। देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास लगातार जारी है और इसी कड़ी में शनिवार को प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ब्रह्मकुमारी प्रजापिता के नशा मुक्त भारत अभियान का उत्तराखंड में शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जिसका प्रभाव न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य पर होता है बल्कि उसके परिवार, समाज और देश के विकास पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। राज्यपाल ने कहा कि व्यसन और नशे की बात न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। समाज को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि कई युवा बुरे व्यसनों की लत का शिकार होकर अपना भविष्य तो बर्बाद ही कर रहे हैं और इसके साथ ही गुनाह की राह पर भी आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। आज आवश्यकता इस बात की है कि नशे के आदी लोगों को, खासकर युवाओं को सही राह दिखाकर उन्हें नया जीवन देने के लिए पूरा समाज इस दिशा में जिम्मेदारी से सामूहिक प्रयास करे। इसके साथ ही गुरमीत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2025 तक प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है। इस तरह के संगठनों के सहयोग से इस कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। देवभूमि को नशा मुक्त बनाने की पहल राज्यपाल ने यहां पर नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया। आठ फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा के आरोपियों को पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है और इसी के तहत पुलिस ने आज 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 मोस्ट वांटेड आरोपी भी शामिल है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीना ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि मनपुलपुरा थाना क्षेत्र में हुई हिंसा में सभी 14 आरोपी हैं, जिनके द्वारा पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम देखने के साथ साथ पुलिस की गाड़ी में आग लगने वाले आरोपी हैं। पुलिस ने पूरे मामले में उपद्रवियों के पास से कई पेट्रोल बम और हिंसा के दौरान पीएससी के जवान से लूटी गई कार्बाइन मैगजीन भी इसमें बरामद की गई है और उन्होंने बताया है कि पकड़े गए 14 आरोपियों में 3 मोस्ट वांटेड आरोपी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ मोस्ट वांटेड का पोस्टर जारी किया गया है और उनकी घरों की कुर्की होनी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक हल्द्वानी हिंसा में 58 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई है और जबकि कई को हिरासत में लेकर पूछताछ भी फिलहाल की जा रही है। देखिए, जो नामजद अभियुक्त थे जिनके कोर्ट से हमने वारंट लिए थे, इनमें से 3 अभियुक्तों को आज हमने गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा बाकी 11 हमने और अभियुक्त जो तीनों मामलों में मिला के गिरफ्तार किए हैं। तो आज टोटल जो है 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक इस मामले में 58 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज हमने गिरफ्तारियाँ की है, इसमें एक अभियुक्त जो है उसके कब्जे से हमने जो पीएससी की हमारी सरकारी मैगजीन गायब हुई थी पिस्टल की, वो हमने बरामद की है। साथ ही जो मुखानी थाने की जो गाड़ी थी उस पर आग लगाने वाले जो अभियुक्त थे उनके कब्जे से हमने कुछ जिंदा पेट्रोल बम भी बरामद किए हैं और साथ ही इनमें से जो 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिनके द्वारा पेट्रोल बम बनाए गए और जो उपद्रवी उनको पेट्रोल बम दिए गए।
उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और किसानों ने एमएसपी पर फसल खरीदने, कर्ज माफी सहित अन्य मांगों को जल्द पूरा करने की मांग यहां पर दोहराई है। और इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया है कि कृषि कानून वापसी के दौरान केंद्र सरकार के साथ तमाम मुद्दों पर समझौता हुआ था, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी केंद्र सरकार ने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। किसानों का कहना था कि केंद्र सरकार को वादा याद दिलाने के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। सैकड़ों किसानों का शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने किसानों पर लाठीचार्ज करते हुए उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें सैकड़ों किसान घायल हो गए। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ मांगे पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। अपनी कुछ मांगों को लेकर के कई किसान संगठन इसमें जुड़े हुए थे, उनके द्वारा इसमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया और इसमें जो है हम लोगों ने अलग अलग थानों से फोर्स लगाया था, साथ में पीएससी व अन्य व्यवस्थाएं भी की थी। तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहा और उसमें अभी जो भी लोग हैं डिस्पर्स हो गए हैं और सारी व्यवस्थाएँ ठीक रही। सर, इन्होंने चेतावनी भी दी है। बेसिकली इनकी जो भी डिमांड्स हैं वो प्रशासन के और अन्य माध्यमों से जहां पर डिसीजन मेकिंग होनी है उन तक पहुंचाई जाएंगी और जो भी इनका अगर कोई और कॉल भी है तो उस पर भी हम लोग इनसे वार्ता लगातार जारी रखेंगे। पूर्व में भी हम लोग लगातार इनसे वार्ता कर रहे थे और इनसे संपर्क बनाए हुए थे, तो हम संवाद बना के रखेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कानून व्यवस्था किसी भी प्रकार से बाधित ना हो। रूप से प्रयास किया था तो इन्हें समझा दिया था तो ये लोग मान गए थे और ये साइड में बैठ के शांतिपूर्वक इन्होंने प्रदर्शन किया और बाकी हमने पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी कराई है और साथ में टोल प्रबंधन को भी हम लोगों ने कॉन्फिडेंस में लिया था और बाकी इसमें यदि कोई कंप्लेंट आती है किसी की तरफ से तो हम उसमें आवश्यक कार्रवाई करें। मसूरी के पास टिहरी जनपद के ट्यूनी मलेथा राष्ट्रीय राजमार्ग में पहाड़ी भूस्खलन होने के कारण मार्ग बंद हो गया है। करीब 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को खोला गया। आपको बता दें कि NH 707A मार्ग में पिछले 2 वर्षों से भूधसाव होने के कारण कई बार मार्ग बंद हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को इस बारे में कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इस स्थान का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है और साथ ही जिससे कभी भी जानमाल का खतरा हो सकता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार विभाग को भूस्खलन क्षेत्र के ट्रीटमेंट के लिए कहा गया है, लेकिन अभी तक इस स्थान का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है और ऐसे में विभाग ने उस समय रहते इस स्थान का ट्रीटमेंट नहीं किया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। धामी सरकार के आदेश पर देवभूमि को नशा मुक्त बनाने की पहल लगातार जारी है और इसी कड़ी में चंपावत जनपद के बनबसा भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नेपाल में तस्करी कर भारत लाई गई 25 किलो से ज्यादा चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी शिवराज सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस टीम के द्वारा एसओजी और साथ ही एटीएफ के साथ संयुक्त टीम बनाकर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान टनकपुर चंपावत राजमार्ग पर एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया। चेकिंग के दौरान पुलिस को तस्करों के कब्जे से 9 किलो 940 ग्राम चरस बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अभियान चला है कि उत्तराखंड को फ्री ड्रग से किया जाए, इसमें हमारे एसपी महोदय द्वारा बार बार हर समय एसओजी टीम या अन्य को निर्देशित किया जाता है कि इसे नशा मुक्त किया जाए। इसी तहत में जो है कल 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया जो नेपाल से एक गाड़ी के नीचे की तरफ मॉडिफाइड करके चरस जो है 25 किलो 25.5 किलो लगभग चरस पकड़ी गई। इसका अंतर्राष्ट्रीय 50 लाख की कीमत है। तो इनको पकड़ने में हमारी टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, हमारे एसपी महोदय के निर्देशन, और आगे भी इस तरह के अभियान चलते रहेंगे जिससे इस नशाखोरी से हम अपने समाज को बचा सकें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एसपी साहब हमेशा देते रहते हैं, इसमें तो और अधिक इनाम जरूर देंगे क्योंकि अभी वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त हैं, उनके द्वारा फिर इसमें इनाम की कोशिश की जाएगी।
ये अपनी माँ धामी सरकार के निर्देश पर अधिकारियों की तरफ से हर क्षेत्र में जनता दरबार लगाया जा रहा है और इसी कड़ी में नई टिहरी में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनता दरबार लगाया गया, जहां कई क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया, जिसमें 20 से भी अधिक मामले शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत शिकायत आई, जिसमें कई समस्याओं का समाधान किया गया। बचे हुए समस्याओं का समाधान करने का फिलहाल निर्देश दिया गया है। जन सुनवाई में अभी तक करीबन 20 प्रकरण आए हैं और उसमें कुछ शिकायतें अभी भी आ रही हैं। इसमें कई शिकायतें हमारी जो जल जीवन मिशन है उसमें कुछ मांग करके आई है कि और कनेक्शंस की कहीं उपलब्धता करने के लिए है। कुछ शिकायतें आपदाग्रस्त एरिया से आई हैं जहां पर अभी कुछ कार्य होने शेष हैं, तो उन सबको आने वाले मानसून से पहले पूर्ण करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ शिकायतें हैं जो हमारे विद्यालयी शिक्षा से संबंधित हैं, जहाँ पर कुछ भवन जर्जर हैं, उनको रिपेयर कराने के लिए अवगत कराया गया है। किसी को भेजो, कंप्लेंट को भेजो। पेयजल निगम, पेयजल संस्थान, PW कहाँ पे प्रपोजल का? खटीमा थाने पुलिस की तरफ से लगातार नशे का कारोबार करने वाले को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत खटीमा थाने के अंतर्गत चकरपुर चौकी पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि एसएसपी मंजुनाथ टीसी के आदेश पर पूरे जिले में नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी एसटीएफ की टीम और साथ ही चकरपुर पुलिस चौकी ने मिलकर मुखबिर की सूचना पर 2 नशा तस्करों को चकरपुर वनखंडी मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है, जिनकी तलाशी लेने पर दोनों तस्करों के पास से करीब 1 किलो 6 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। आरोपियों से पूछने पर बताया कि दोनों स्मैक की तस्करी करते थे। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है और मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नशे के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 9/2/2024 की सायं को उत्तराखंड एसटीएफ मंडल की टीम और थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त शगीर अहमद व बाबू साहब निवासी अलीगंज जनपद बरेली को करीब 1 किलो अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगणों को NDPS एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के लिए धामी सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास लगातार जारी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सितारगंज में थाने पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 972 ग्राम अवैध अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उप निरीक्षक सुरेंद्र प्रताप बिष्ट, कांस्टेबल विनीत कुमार क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त पर थे कि तभी मुंडलिया गांव से लगभग 800 मीटर पहले पीलीभीत अमरिया सितारगंज हाईवे पर बॉर्डर के पास अमरिया की तरफ से मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई देते हैं और रोकने पर दोनों मोटरसाइकिल सवार ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों को दबोच लिया। शक होने पर दोनों की पुलिस ने तलाशी ली, जिसके पास से कब्जे से 972 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे पूछताछ जारी है। उत्तराखंड के राजभवन में 1 मार्च से वसंतोत्सव का आगाज होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि 1 से 3 मार्च तक आयोजित होने वाले वसंतोत्सव को लेकर पूरे उमंग और उत्साह के साथ एक उत्सव के रूप में मनाया जाए, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। साथ ही उन्होंने कहा कि ये आयोजन राजकीय न रहकर इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाए और आम जनमानस इस आयोजन से जुड़े रहे। राजभवन में हुई बैठक में राज्यपाल ने कहा कि वसंतोत्सव से उत्तराखंड में फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा दिया जाए और पुष्प प्रदर्शनी को व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ा जाना आवश्यक है। यह आयोजन राज्य के दूर दराज के पुष्पोत्पादन, जड़ी बूटी
और यहाँ पर साथ ही सुगंध पौधों और अन्य जैविक उत्पादों की व्यावसायिक खेती से जुड़े काश्तकारों और साथ ही उत्पादकों के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित होना चाहिए। वसंतोत्सव में IHM और साथ ही GMVN संघ ही राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों के सौजन्य से फूड कोर्ट स्थापित किए जाने, जिसमें मुख्य रूप से हमारे पारंपरिक मोटे अनाज को वरीयता दी जाए। और आपको बता दें कि वसंतोत्सव के विशेष रूप से शहद उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। लड़ी फूली गे बिना घर सारी लड़ी फूली गे बिना घर सारी। उत्तराखंड से रिक्त हो रही राज्यसभा की एक सीट के चुनाव में नामांकन कराने वाले एकमात्र बीजेपी प्रत्याशी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नामांकन पत्र जांच में सही पाया गया। इसके साथ ही भट्ट का निर्विरोध निर्वाचन तय किया गया और इसकी घोषणा 20 फरवरी को नाम वापसी का समय बीतने के बाद की जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी भट्ट ने गुरुवार को 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को विधानसभा भवन स्थित निर्वाचन कक्ष में इनकी जांच की गई और रिटर्निंग अधिकारी चंद्रमोहन गोस्वामी के अनुसार जांच में भट्ट का नामांकन पत्र सही पाए जाने के बाद निर्वाचन आयोग और साथ ही इसकी सूचना उनको दी गई। उन्होंने बताया कि राज्यपाल चुनाव में 20 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय है। इसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी होने पर भट्ट के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य की 70 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या 47 है और यही कारण है कि बीजेपी के संख्या बल को देखते हुए विपक्ष ने राज्यसभा की इस सीट के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने की हिम्मत नहीं जुटाई। इस चुनाव में विधायक ही मताधिकार का प्रयोग करते हैं और जांच में सही पाया गया तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र भट्ट का नामांकन। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटना और साथ ही अन्य आपातकालीन स्थिति में जब जरूरतमंदों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा, उत्तराखंड में शीघ्र ही हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुरू होने जा रही है। ये सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस संबंध में एक्स पर गुरुवार को वीडियो जारी किया है। उन्होंने बताया है कि देश की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस उत्तराखंड से शुरू की जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इसके लिए एक हेलीकॉप्टर एम्स ऋषिकेश तैनात किया जाएगा। अगर 150 किलोमीटर की परिधि में अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस व्यक्ति को तुरंत हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्स ऋषिकेश और किसी अन्य चिकित्सालय में पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने यह भी जानकारी दी है कि इस सेवा को नागरिक उड्डयन मंत्रालय संचालित करेगा। इस हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की वर्तमान में असेंबलिंग की जा रही है, जिसके प्रमाणन की कार्रवाई भी फिलहाल जारी है। शीघ्र ही ये सेवा उत्तराखंड को प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी उनकी व्यक्तिगत चिंता है इस हेली मेडिकल सर्विस को जल्द से जल्द संचालित किया जाए। और आपके द्वारा उत्तराखंड की जनता को भी सूचित करना चाहता हूं कि पूरे देश में पहली हेम्स सर्विस, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की सर्विस हम लोग उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं, जहां एम्स ऋषिकेश में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा और 150 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी व्यक्ति हाईवे या कहीं भी अगर दुर्घटना हुई हो तो उसे तुरंत एम्स ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा। हेलीकॉप्टर अभी पूरी असेंबली होकर सर्टिफिकेशन हो रही है और ये मेरे डैशबोर्ड पर है। ये आपकी चिंता नहीं रही, दोनों चीज़ ये मेरी चिंता रही, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
नई टिहरी में नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने विधिवत रूप से अपना चार्ज संभाला है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पहले भी मैं जनपद में अपनी सेवाएं दे चुका हूं, साथ ही जनपद की भौगोलिक परिस्थितियों से भी मैं भलीभांति परिचित हूं और मुझे बताया गया है कि टिहरी जनपद विकास के क्षेत्र में प्रदेश में नंबर 1 है। सभी योजनाएं अच्छे से चल रही हैं। नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मेरा प्रयास होगा कि नई टिहरी को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाना, जनपद की प्रगति और अच्छी हो और साथ ही जो योजनाएं चल रही हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी हो और साथ ही स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएं, जिससे कि टिहरी का नाम हर जगह लोग जाने। विभाग मैं पहले भी जनपद में अपनी सेवाएं दे चुका हूं और जनपद की भौगोलिक स्थिति से भी मैं भलीभांति परिचित हूं और जैसा कि मुझे यहां बताया गया कि टिहरी जनपद विकास के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर है और सभी योजनाएं बहुत अच्छे से यहां पर चल रही हैं। तो मेरा ये प्रयास होगा कि इसके जो ये नंबर 1 है इसको इतनी ऊंचाई तक लेकर के जाना है जो कि दूसरे नंबर पर जो है उसके लिए फासला बहुत लंबा हो जाए और जो जनपद की प्रगति है वो और अच्छी हो और इसमें इस पर भी विचार किया जाएगा, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि जो योजनाएं हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी हो। योजनाएं पूर्ण होने के साथ में उनकी गुणवत्ता भी उच्च कोटि की हो, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा और साथ में जो हमारे स्वरोजगार के अवसर हैं उनको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और उद्यमिता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से अपने जो जीवन यापन है वो भलीभांति कर पाएँ। जो भी विभाग हैं या आने वाले गतिविधियां हैं अलग अलग दिनांक में उनको सबको सूचनाएं दे रखी हैं, फोन से बताया है कि आपका इस दिन ये प्रोग्राम है। जैसे स्पोर्ट्स ऑफिसर को बताया है कि आपको इस दिन ये करना है। रिपोर्ट हमारे यहाँ आई जमा कर देंगे सर, क्योंकि वो एज डीओ हम लोग भेज देते हैं रोज को रोज रिपोर्टिंग। जैसे शाम को मैं आपको बता रहा था कि कौन आ रहा था नोडल है वो, तो ऐसे ही सभी नोडल इसमें स्वीप के नोडल वही है वहाँ से स्टेट। अरे हमने डाला ये सब। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।